नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 40 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 41वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मूल्यांकन के बारे में। तो कहीं ना कहीं आज की जो ये क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल अपने साथ में पेपर और पेन लेकर के बैठे, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चले, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले मूल्यांकन के बारे में देख लेते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। उसके बाद जो है मूल्यांकन के कुछ परिभाषाएं जो है मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या होते हैं, और उसके बाद मूल्यांकन के बारे में जो जो चीजें आती जाएंगी उनके बारे में हम आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से बताते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं मूल्यांकन के बारे में कि ये मूल्यांकन होता क्या है। तो बात करें विस्तार से, तो देख सकते हैं कि मापन के द्वारा दिए गए अंकों तथा ऐसे गुणों या स्थितियों का गुण दोष बताना जिसका मापन संभव नहीं हो, उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। जैसे विनायक को हिंदी में 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए, ये तो मापन है, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बिल्कुल बता दिया है मापन की परिभाषा। तो अगर आप पिछली वीडियो को ना देखे हो तो उसे आप देख लीजिए, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि विनायक को हिंदी में 100 में से 90 अंक मिले हैं, ये उसका मापन। लेकिन अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो देख सकते हैं कि पर विनायक की ग्रेड ए है या फिर ए प्लस है या फिर बी है या फिर बी प्लस है, तो ये कहीं ना कहीं उनका जो विनायक का ये मूल्यांकन है, इसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन जो है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। तो आपको ये पॉइंट खास तौर से बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में बार बार पूछ लिया जाता है कि आपके सीटेट एग्जाम में बार बार ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूल्यांकन है यानी कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपको याद करके रखनी है, नोट डाउन करके रखनी है, यहीं से आपके क्वेश्चन जो है आपके सीटेट एग्जाम में बन जाने वाले हैं। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें मूल्यांकन की परिभाषा को लेकर के, यानी कि कुछ आयोग है जो मूल्यांकन की परिभाषा को अलग अलग बताते हैं। अगर हम उनके बारे में विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है कोठारी आयोग के अनुसार। यानी कि कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन की क्या परिभाषा होती है, ये आपसे बार बार आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया। अगर हम इसकी विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि मूल्यांकन जो है एक सतत प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग होता है तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है। तो ये जो है बिल्कुल कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा हो जाती है। इसे आपको लाइन टू लाइन याद करके रखना है, क्योंकि ये लाइन टू लाइन आपसे सीटेट एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर इसमें कुछ ज्यादा चीजें आपको समझना है नहीं, चीजों को बिल्कुल आप केवल याद करके रखना है कि कोठारी आयोग के अनुसार जो है मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। ये आपका बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर आप कहीं ना कहीं इन्हें नोट डाउन करके नहीं रखेंगे, याद करके नहीं रखेंगे, तो आपके सीटेट एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बिल्कुल गलत हो जाएंगे। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर बात करें डांडेकर के अनुसार, तो देख सकते हैं कि मूल्यांकन को एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो यह निश्चित करती है कि छात्र किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को पाने में सफल रहे। यानी कि जो बच्चा है वो शैक्षिक उद्देश्यों को कहां तक पाने में सफल हुआ, ये सारी चीजें बिल्कुल मूल्यांकन बताती हैं। तो ये आप बिल्कुल डांडेकर के अनुसार देख सकते हैं कि मूल्यांकन की ये परिभाषा निकल कर आ जाती है। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर बात करें क्यूलिन एवं हन्ना के अनुसार, तो देख सकते हैं कि विद्यालय के द्वारा छात्र के व्यवहार परिवर्तन से जुड़े साक्ष्यों का संकलन एवं उसकी व्याख्या ही मूल्यांकन कहलाती है। ये भी आपको पॉइंट्स याद करके रखना है, ये भी आपका बार बार आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया। दोस्तों याद रखना, जो यहाँ पर मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं वो सीटेट एग्जाम में आपसे किसी न किसी वर्ष में पूछे गए, तभी हम उनको पॉइंट्स को यहाँ पर सम्मिलित किए। तो आपको जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं उन सभी को नोट डाउन करके रखना है, याद करके रखना है, तभी आपके जो क्वेश्चन है वो सीटेट एग्जाम में सही होने वाले हैं। अब दोस्तों नंबर 4 पर बात करें एनसीईआरटी का मूल्यांकन त्रिकोण को लेकर के, तो देख सकते हैं कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुई है, यानी कि उद्देश्य कहां तक प्राप्त हुई है। ये चीजें आप जानने के लिए मूल्यांकन का कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं। कक्षा में दिए गए अधिगम कहां तक प्रभावोत्पादक रहे हैं और कहां तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए, ये सारी चीजें आप बिल्कुल एनसीईआरटी के अनुसार देख सकते हैं कि मूल्यांकन उनका कहां तक पहुंच चुका है। तो ये आप त्रिकोण भी देख सकते हैं, यहां से भी आपके क्वेश्चन बार बार आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग बात करें मूल्यांकन के प्रकार को लेकर के, तो देख सकते हैं यहां से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो मूल्यांकन के प्रकार की अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो मूल्यांकन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर आपका आ जाता है रचनात्मक मूल्यांकन, या फिर कभी कभी आपको ये देखने को मिल जाता है रूपात्मक मूल्यांकन के नाम से। तो ये दोनों नाम आपको याद करके रखना है। अगर कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको ये समझ के चलना है कि आपसे वो रचनात्मक या फिर रूपात्मक मूल्यांकन के बारे में बात कर रहा है। नंबर 2 पर आपका आ जाता है योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि संकल्पनात्मक मूल्यांकन। तो ये सारी चीजें जो 2 पॉइंट्स है आपको बिल्कुल याद करके रख लेनी है। नंबर 1 पर अगर हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि शिक्षण सत्र के दौरान ही मूल्यांकन कर लेना रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से
समझिए तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यानी कि पढ़ाते समय ही आश्वस्त होने के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछना कहीं ना कहीं रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप उससे बीच बीच में प्रश्न पूछ करके आश्वस्त हो रहे हैं कि बच्चा कितना सीखा या कितना नहीं सीखा, यही आपका जो है वो रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जबकि दोस्तों नंबर 2 पर बात करें योगात्मक मूल्यांकन को लेकर के, तो देख सकते हैं कि शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर किया गया अंतिम मूल्यांकन जो है वो कहीं ना कहीं योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे बच्चे का वार्षिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन अगर आप कर रहे हैं तो ये आपका योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाता है। तो अब उम्मीद करते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन में आपको बिल्कुल डिफरेंस पता चल गया होगा। यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो अब उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत हमने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लिखा है जो कि आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछ ले जाते हैं। तो इनको अगर आप बिल्कुल ध्यान से नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बनेंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। बात करें दोस्तों, देख सकते हैं विस्तार से, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक यानी कि एकेडमिक और गैर शैक्षिक यानी कि नॉन एकेडमिक जैसे खेलकूद हो गया, संगीत हो गया इत्यादि दोनों पहलुओं को शामिल हो। और आजकल मूल्यांकन के कुछ और भी प्रकार आ गए हैं जो कि निम्न है। यानी कि पहले तो ये आपके जो शैक्षिक मूल्यांकन थे, गैर शैक्षिक मूल्यांकन थे, लेकिन अब कुछ मूल्यांकन के अन्य प्रकार भी आ गए हैं। उनके बारे में भी आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि वहां से भी आपके क्वेश्चन आपके हर बार सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। नंबर 1 पर बात करें तो देख सकते हैं नंबर 1 पर आपका आ जाता है सतत मूल्यांकन, यानी कि छात्र का नियमित अंतराल पर मूल्यांकन करते रहना ही सतत मूल्यांकन कहलाता है। जैसे कि आप साप्ताहिक या फिर मासिक परीक्षाएं छात्रों का लेकर के उनका सतत मूल्यांकन बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर 2 पर बात करें व्यापक मूल्यांकन को लेकर के, तो देख सकते हैं कि मूल्यांकन में ब्लूम के तीनों पक्षों यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों को शामिल करना ही व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अब ये आपका ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष क्या होता है, इसके लिए आपको ब्लूम की जो पिछली वीडियो है वो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने वहां पर ब्लूम के सेक्शन में ये सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बताया। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होगी। अगर नहीं देखे हैं तो आप सर्च करके या फिर प्ले लिस्ट में जाकर के वो वीडियो को देख सकते हैं। वहां से आपके सारे डाउट्स जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगले नंबर पर दोस्तों बात करें, नंबर 3 पर आपका विद्यालय आधारित मूल्यांकन आ जाता है। यानी कि ऐसा मूल्यांकन जिसके अंक विद्यालय प्रदर्शन के आधार पर दिए जाते हैं उसे हम विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहते हैं। जैसे इसको अगर हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझे तो जैसे छात्रों को हाई स्कूल में 100 के पूर्णांक में से 30 नंबर विद्यालय के वर्ष भर के प्रदर्शन के आधार पर देने। यानी कि जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि आजकल जो है हाई स्कूल में बच्चों को 30 नंबर प्रैक्टिकल का दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उनका विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। विद्यालय उनका मूल्यांकन करता है कि वो साल भर में बच्चे आपसे क्या सीखे क्या नहीं सीखे। तो कहीं ना कहीं 30 नंबर में आप बिल्कुल मूल्यांकन करते हैं, बाकी 70 नंबर आपका थियरी का पार्ट होता है जो कि बच्चा जाके वार्षिक एग्जाम देता है, तो उसमें जो लिखता पढ़ता है वो बिल्कुल प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसका जो 30 नंबर होता है वो कहीं ना कहीं विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है, उसको विद्यालय जो है वो प्रोवाइड कराता है उसके शैक्षिक योग्यता के आधार पर। नंबर 4 पर दोस्तों आपका आ जाता है पोर्टफोलियो मूल्यांकन, यानी कि अलग अलग समय में विद्यार्थियों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में किए गए प्रदर्शन के आधार पर किया गया मूल्यांकन ही पोर्टफोलियो मूल्यांकन कहलाता है। अब ये पोर्टफोलियो का नाम यहाँ पर आया है तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि पोर्टफोलियो, आपको बाद में बताऊंगा। पोर्टफोलियो को भी आप यहाँ पर समझ के चलिए कि पोर्टफोलियो आखिर होता क्या है, तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि जो अलग अलग समय में विद्यार्थियों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में किए गए प्रदर्शन होते हैं उनके आधार पर जो मूल्यांकन होता है वही पोर्टफोलियो मूल्यांकन होता है। अगर आप पोर्टफोलियो को समझ लेंगे तो पोर्टफोलियो मूल्यांकन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बात करें दोस्तों पोर्टफोलियो के बारे में तो देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो एक प्रकार की ऐसी फाइल होती है जिसमें किसी बालक के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है। यानी कि बच्चा एक निश्चित अवधि में क्या क्या काम किया है उसका पूरा विवरण उस फाइल में होता है। नंबर 2 पर देख सकते हैं कि इसमें बालक की उपलब्धियों, प्रगति और कमी या फिर अभाव को भी रखा जाता है। बच्चा कितनी उपलब्धि को प्राप्त किया है, कितनी प्रगति किया है, कितना उसके अंदर कमी या फिर अभाव है, ये सारी चीजें आपको उस फाइल में देखने को मिल जाएंगी। नंबर 3 पर दोस्तों बात करें तो देख सकते हैं कि इसके माध्यम से बालक की महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि आपका हो गया बालक की व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक इत्यादि जानकारियां जो है वो आपको पोर्टफोलियो से ही कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। अगले नंबर पर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि बालक का पोर्टफोलियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि इसकी सहायता से उसका मूल्यांकन करना और भी आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बच्चे का पोर्टफोलियो बना करके रखते हैं तो उसके मूल्यांकन करने में आपको कहीं ना कहीं सहूलियत महसूस होगी, क्योंकि उसकी सारी जो विवरण है वो आपको एक जगह देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि पोर्टफोलियो आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम लोग एक और टॉपिक पर बात करें, अच्छे
परीक्षण की क्या विशेषता होती है इसके बारे में, क्योंकि ये चीज़ें आपको पेडोलॉजी के सेक्शन में देखने को मिल जाती हैं। अच्छे परीक्षण की एक विशेषता होती है वैधता, उसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि एक परीक्षण द्वारा सिर्फ उसी उद्देश्य की पूर्ति करना जिसके लिए इसे बनाया गया वैधता कहलाता है। यानी कि एक परीक्षण द्वारा अगर आप मान लीजिए किसी सिर्फ किसी एक उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी वैधता कहलाती है। नंबर 2 पर बात करें विश्वसनीयता के बारे में तो देख सकते हैं कि समान परिस्थिति में समान परिणाम देना ही विश्वसनीयता कहलाती है। यानी कि आप किसी भी परिस्थिति में हो और अगर आप रिजल्ट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सेम रिजल्ट दे रहे हैं तो वही आपकी विश्वसनीयता हो जाती है। अब अगर हम लोग बात करें वस्तुनिष्ठता के बारे में नंबर 3 पर तो देख सकते हैं कि कई परीक्षकों का परीक्षण के बाद समान निष्कर्ष पर पहुंचना ही वस्तुनिष्ठता कहलाती है। यानी कि मान लीजिए एक बच्चा एग्जाम दिया और उसे कई परीक्षक जो है उसकी कॉपी को चेक कर रहे हैं और सभी परीक्षक जो है समान निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि बच्चे को बिल्कुल 20 नंबर 50 नंबर 100 नंबर देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये उसकी वस्तुनिष्ठता को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कई लोग उसका मूल्यांकन करते हैं और अंत में आप एक ही रिजल्ट पर पहुंचते हैं, तो यही आपका बिल्कुल वस्तुनिष्ठता हो जाती है। जबकि नंबर 4 पर बात करें मानकता के बारे में तो देख सकते हैं कि प्रत्येक परीक्षण का एक मानक होना, जैसे सभी छात्र के लिए परीक्षा का एक पूर्णांक होना, यानी कि एक मानक निर्धारित करना कि सभी छात्रों के लिए पूर्णांक जो है वो 100 ही होगा, 200 होगा, 300 होगा, जो भी आप निर्धारित कर दें, कहीं ना कहीं सभी बच्चों के लिए बिल्कुल समान मानक है, तो यही आपकी मानकता कहलाती है। नंबर 5 पर बात करें व्यवहारिकता के बारे में तो देख सकते हैं कि परीक्षण वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग करने लायक हो तभी इसमें व्यवहारिकता पाई जाती है। यानी कि सभी वास्तविक परिस्थितियों में अगर प्रयोग करने लायक परीक्षण होता है तो वही इसमें व्यवहारिकता को प्रदर्शित करता है, वही आपकी व्यवहारिकता कहलाती है। अब वहीं पर दोस्तों अगर हम लोग नंबर 6 पर बात करें विविधता के बारे में तो देख सकते हैं कि एक परीक्षण को अलग अलग मानसिक स्तर के छात्रों पर अलग अलग परिणाम देना ही विविधता कहलाती है। यानी कि आप ये समझ के चलो कि एक परीक्षण को अगर आप मान लीजिए अलग अलग मानसिक स्तर के छात्रों पर बिल्कुल प्रयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अलग अलग परिणाम दे रहे हैं, तो यही उसकी विविधता हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद करके रखने हैं, नोट डाउन करके रखने, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मूल्यांकन के बारे में मैंने आपको बहुत ही विस्तार तरीके से बता दिया। इससे ज़्यादा न तो आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है और न ही आपके एनसीईआरटी बुक में शामिल किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल की जो अपनी वीडियो है वो आकलन के बारे में होने वाली है। आप देख सकते हैं कि आकलन के बारे में भी मैंने बहुत ही विस्तार तरीके से सारी चीज़ें बिल्कुल लिख ली हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कल की क्लास आप जरूर देखेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और आप उसके अनुरूप अपनी तैयारी को नहीं कर पाएंगे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कल की जो वीडियो हम अपलोड करें आकलन के बारे में उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसी के अनुरूप अपनी सीटेट एग्जाम की तैयारी को कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।